ये स्टोरी मिस एनी ने भेजी है और इससे पहले भी मुतादिद स्टोरीज ये भेज चुकी हैं। मिस एनी बताती हैं कि इनके फादर एक सरकारी इदारे में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से इनको गुलशन हदीद में एक घर मिला हुआ था। अब जो लोग गुलशन हदीद में रहा करते हैं उनको पता है कि गुलशन हदीद बेसिकली जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे ग्रीनरी पे मुश्तमिल है और इसके अंदर बेतहाशा दरख्त मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात नुमा एरिया है और आम तौर पे यहाँ पे 8 बजे 9 बजे तक बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाया करता है। ये बताती हैं कि इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्से वाले थे और अगर उनके किसी काम को मना कर दिया जाए तो वो फ़ौरन से हाइपर हो जाते थे, गुस्सा करने लगते थे। अक्सर ऐसा होता कि मेरे फादर मेरे भाई को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई भी काम बोलते तो जो मेरा भाई था वो इनको मना कर देता और कहता कि अब्बू मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर डर लगता है। और अक्सर जब मैं रात में बाहर निकलता हूँ तो मैंने देखा है कि पेड़ों के पीछे की तरफ एक औरत खड़ी हुई होती है और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही होती है। अब जब भी मेरा भाई इस तरह की बात करता मेरे फादर मज़ीद गुस्सा करते और उसको 1-2 थप्पड़ रसीद करके कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। मैं भी अक्सर रात में बाहर जाता हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ को, इस तरह की मखलूक को नहीं देखा। खैर इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 7 या 8 बजे का टाइम था। सर्दियों के दिन चल रहे थे, मगरिब की नमाज हो चुकी थी। इत्तफाक से जो मेरे फादर की बहन थी यानी जो हमारी पुप्पो थी वो हमारे घर आ गईं। जब भी वो हमारे घर आती थी तो हमारी कोशिश होती थी कि हम जितनी अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं वो करें। खैर मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा कि बाहर चले जाओ, कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं वो लेके आ जाओ क्योंकि तुम्हारी पुप्पो आई हुई हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा, अगले ही लम्हे मेरा भाई कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उस वक्त तो मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा और वो खुद उठे और कहने लगे कि मैं खुद ही चला जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। बहरहाल मेरे फादर बाहर निकले और बाहर निकल के दुकान की तरफ चलने लगे। जब मेरे फादर दुकान की तरफ जा रहे थे तब तो सब कुछ नॉर्मल था और ये जो रास्ता था ये 15 से 20 मिनट का रास्ता था। खैर जैसे ही ये दुकान पे पहुँचे, दुकान पे पहुँचने के बाद इन्होंने जो भी सामान वगैरह था वो सामान लिया और सामान लेने के बाद जब ये वापस मुड़े तो ये जो बीच का रास्ता था, ये जितना भी एरिया था, यहाँ पे दोनों तरफ दरख्त मौजूद थे और ये जो दरख्त थे ये बहुत लंबे लंबे दरख्त थे और इनको वैसे ही देख के इंसान पे खौफ तारी हो जाता था। ये बताती हैं जैसे ही मेरे फादर बरगद के दरख्त के करीब पहुँचे तो ऐसा लगने लगा कि कोई इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है। पहले ये समझे कि शायद कोई जानने वाला है जो इनको पीछे से आवाज़ दे रहा है और जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इनको लगा शायद मेरा वहम हो या मेरे कान बज रहे हो, लिहाजा इन्होंने दोबारा से जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि कोई मुसलसल इनको फॉलो कर रहा है और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके किसी औरत की आवाज़ में इनका नाम पुकार रहा है। जैसे ही इनको कंफर्मेशन हुई कि बाकायदा कोई इनका नाम लेके इनको बुला रहा है तो इन्होंने पलट के देखा। अब जब मेरे फादर ने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक औरत लाल कलर के लिबास में तैयार हुई हुई इनके सामने खड़ी हुई है और बज़ाहिर देखने से वो किसी मुहज़्ज़ब फैमिली की या किसी आला फैमिली की औरत लग रही है। पहले तो मेरे फादर समझे हो सकता है इसी इलाके की या हो सकता है इनके ऑफिस की कोई कोलीग हो। काफ़ी देर तक ये अपने जहन पे जोर देते रहे लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन औरत है या कौन लड़की है जो इनके सामने खड़ी हुई है। खैर ये उसकी तरफ बढ़े और उसकी तरफ बढ़ते ही मेरे फादर ने उससे पूछा कि मैं आपको पहचाना नहीं, आखिर आप हैं कौन। जैसे ही मेरे फादर ने उस औरत से सवाल किया तो जो भी औरत थी वो कहने लगी कि मैं आगे ही रहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मुझे डर लग रहा है। ये सुन के जो मेरे फादर थे पहले तो वो यही समझे कि हो सकता है बाकी में यहीं कहीं रहती हो क्योंकि देखने से भी किसी अच्छी फैमिली की लड़की लग रही है। उन्होंने कहा ठीक है चले मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं वैसे जल्दी में था, मेरी बहन आई हुई है और मुझे घर पहुँचना था।
वो औरत कहने लगी, बस 2 मिनट लगेंगे, यहाँ इसी सीधी स्ट्रीट पे जाके मेरा घर आ जाता है। खैर मेरे फादर उसके साथ चलने लगे और चलते चलते मेरे फादर ने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? और मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। इस सवाल के जवाब में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस इशारा करती रही कि जैसे आगे चलते रहें, बस मेरा घर आने ही वाला है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मेरे फादर उसके साथ चलते रहे और बिलाखिर एक घर आया और जिस घर के आगे उसने रोका उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। खैर वो मेरे फादर से कहने लगी, यही वाला घर मेरा घर है और मैं यहीं पे रहा करती हूँ। ये सुनने के बाद मेरे फादर ने सोचा हो सकता है कि ताला इसने खुद लगाया हो। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, बस अब आपका घर आ चुका है, मुझे भी जल्दी है, मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद जो मेरे फादर थे वो वापस मुड़े और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। 30-40 सेकंड तक मुसलसल चलने के बाद मेरे फादर ने एकदम से पलट के देखा और जैसे ही मेरे फादर ने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि उस घर के सामने कोई औरत मौजूद नहीं है और वैसे ही उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। अब मेरे फादर हैरान होने लगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस औरत को यहाँ पे छोड़ा था और वो यहाँ से ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, और अगर वो आगे जाएगी भी तो कम से कम मुझे नजर आएगी कि वो आगे चल रही है, और उस घर पे अभी भी ताला लगा हुआ था। मेरे फादर बड़े हैरान थे कि आखिर ये औरत कहाँ चली गई। खैर ये उस वक्त जल्दी में थे, जैसे तैसे ये घर पहुंचे और घर में आके जो भी सामान वगैरह था वो दिया और फिर अपने घर के कामों में बिजी हो गए। अगले दिन मेरे फादर जो थे उसी स्ट्रीट से या उसी गली से गुजर रहे थे और इनके साथ इनके दोस्त मौजूद थे। चलते चलते मेरे फादर के सामने एकदम से वही घर आ गया जिस घर के आगे वो औरत रुकी थी या जहाँ पे ताला लगा हुआ था। मेरे फादर अपने दोस्त से कहने लगे कि कल रात में एक औरत मिली थी, एक लड़की मिली थी और उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ पे रहा करती है। ये सुनने के बाद जो इनका कोलीग था या इनका दोस्त था वो मेरे फादर से पूछने लगा कि उस लड़की का या उस औरत का जो हुलिया था वो कैसा था। मेरे फादर ने जब उसको हुलिया बताया तो वो कहने लगा कि भाई इस घर में पिछले 8 या 9 साल से कोई भी नहीं रहा करता। हाँ, अब से 8 या 9 साल पहले एक औरत रहती थी और उसका हुलिया वैसे ही था जैसा तुम बता रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो एकदम शॉक में थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। खैर मेरे फादर ने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कंफर्मेशन की और वाकई में उनको पता चला कि अब से 8 या 9 साल पहले एक औरत यहाँ पे रहती थी और उसका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अब ये सब जानने के बाद जो मेरे फादर थे वो मुकम्मल तौर पे शॉक्ड हो चुके थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। कैद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी इंडिया से हमें भेजी है और राहुल साहब ने भेजी है। राहुल भाई इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शेयर कर चुके हैं। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए लर्निंग भी मौजूद है। ये बताते हैं कि 2013 और 14 में ये तकरीबन 18 या 19 साल के थे। बहुत गर्म खून था, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते थे, बहुत जल्दी लोगों से लड़ना शुरू कर देते थे। ख़ास तौर पे ईगो का जो मसला था वो बहुत ज़्यादा था। कोई भी इनको ज़रा सा एटीट्यूड दिखाता, ईगो दिखाता, तो ये भी उससे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते और ईगो का शिकार हो जाते। मैं ये बताते हैं कि इसी तरह एक शाम थी और तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। हम बहुत सारे दोस्त थे, तकरीबन 9 दोस्त थे, एक साथ बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे थे। तो इसी तरह उस सर्किल के अंदर मेरा एक दोस्त था जो मुझसे 1 साल बड़ा था। वो कहने लगा कि तुम लोग जो कुछ कर सकते हो वो अपनी जगह, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ जो तुम शायद कभी भी नहीं कर सकते। अब हम उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा रहने दो, तुम बच्चे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुमसे नहीं हो सकता। अब जब उसने इस तरह से कहा तो सबसे पहले मुझे बुरा लगा। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता। तो वो लड़का कहने लगा कि 2 दिन पहले मैं एक स्कूल है वहाँ पे गया था
और उस स्कूल के बारे में मशहूर था कि वो बड़ा हाउंटेड स्कूल है और वहाँ पे इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हुआ करती हैं। और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि अगर तुम यहाँ पे रात के टाइम में ख़ासतौर पे 9 या 10 बजे के बाद आधा घंटा गुजार लो तो तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। अब मैंने उनकी जो शर्त थी उसको एक्सेप्ट किया और मैं वहाँ पे चला गया। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम में से किसी के अंदर भी इतना दम नहीं है कि कोई वहाँ पे जाए और वहाँ जाके चैलेंज को कबूल करे। अब जैसे ही इनके दोस्त ने इस तरह की बात की तो ये कहने लगे कि मैं रेडी हूँ, तुम बताओ कितने पैसे दोगे। पहले वो कहने लगा कि तुमसे नहीं हो सकता, लेकिन जब इन्होंने ज़िद की तो वो कहने लगा कि अगर तुम इस वक्त उस स्कूल में चले जाओगे और वहाँ पे 15 मिनट गुजार लोगे तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। अगर तुम वहाँ पे आधा घंटा गुजारोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, और अगर तुमने वहाँ पे 1 घंटा गुजार लिया तो 10,000 रुपये दूंगा। अब ये सुनने के बाद मुझ पे जोश तारी हो गया और मैंने उसको कहा कि चलो अभी हम सबके सामने चलते हैं और वहाँ जाके इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं। हालांकि मेरे जो दोस्त थे वो कहने लगे कि छोड़ो यार, इग्नोर करो, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं, ऐसा कोई रिस्क ना लो कि तुम्हारी जान को खतरा हो। खैर मैं अपनी जिद पे कायम था और मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि चलो चलते हैं और इस चैलेंज को पूरा करते हैं। जिस जगह हम लोग बैठे हुए थे वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे वो स्कूल मौजूद था। और ये जो स्कूल था ये एक सरकारी स्कूल था और इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि ये तकरीबन 50 साल पहले बना था और उसके बाद से ऑफ एंड ऑन ये स्कूल कभी चलता था, कभी इसको बंद कर दिया जाता था। और इसको जो बंद करने की वजह थी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। खैर हम सारे के सारे लड़के उस स्कूल की तरफ बढ़े और जैसे ही मैं उस स्कूल के सामने पहुंचा तो सच्ची बात यह है कि उस स्कूल को देख के मुझ पे खौफ तारी हो गया, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तो सरकारी स्कूल, ऊपर से पहले ही उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें फेमस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो स्कूल है इसमें बेतहाशा कचरा पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये जो स्कूल है इस स्कूल के अंदर एक भी बत्ती या एक भी लाइट मौजूद नहीं है। बहरहाल चैलेंज था और जब हम स्कूल के सामने पहुंचे तो ये सारे लड़के, ख़ासतौर पे वो दोस्त जिसने चैलेंज किया था, ये सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये कहने लगे कि अब भी वक्त है कि तुम हार मान जाओ और माफ़ी मांग लो। अब मेरे लिए ये अना का मसला था। मैं डर तो गया था लेकिन मैं चाहता था कि मैं अंदर जाऊं और इनको अंदर जाके दिखाऊं। बहरहाल मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और ऊपर वाले का नाम लेने के बाद मैंने कहा ठीक है, तुम लोग अपनी वॉच निकालो और टाइम देख लो। मैं आधे घंटे तक अंदर रहूँगा और जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो ना सिर्फ तुम मुझे पैसे दोगे बल्कि मुझसे माफ़ी भी मांगोगे। खैर अगले ही लम्हे मैं स्कूल के दरवाजे पे चढ़ा और जैसे ही मैं स्कूल के दरवाजे पे चढ़ा तो सामने का मंजर देख के मुझ पे खौफ तारी हो चुका था, लेकिन मैं क्योंकि चैलेंज ले चुका था और पीछे सब खड़े हुए मेरा वेट कर रहे थे, लिहाजा मैं अंदर कूद गया। अब जैसे ही मैं अंदर कूदा तो उस वक्त तो सब नॉर्मल लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी मौजूद हो, ताकि मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊँ और जैसे ही आधा घंटा हो तो मैं बाहर निकल जाऊँ। काफ़ी देर तक जायज़ा लेने के बाद मुझे एक जगह नज़र आई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई लैंटेन है या लालटेन है जो जल रही है। खैर जब मैंने उस रोशनी को फॉलो किया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ जाने लगा और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि उधर से स्कूल की जो स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली या सामने नज़र आ रही हैं। यानी कि अल्टीमेटली मैं उस स्कूल की जो सीढ़ियाँ थीं जो कि छत पे जाया करती थीं उनके सामने जाके खड़ा हो चुका था। अब ये जो सीढ़ियाँ थीं इनके आगे ना कोई ग्रिल मौजूद थी, ना कोई लॉक लगा हुआ था, बस कचरा पड़ा हुआ था और मुसलसल शदीद बदबू आ रही थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ तो मैं ना चाहने के बावजूद भी स्टेयर्स को फेस कर रहा था और मेरे सामने स्टेयर्स मौजूद थी। खैर मैं अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कभी मैं मोबाइल को देखता, कभी बाहर की तरफ देखने लगता, कभी छत की तरफ देखने लगता कि इसी दौरानिये में मुझे एकदम से टक 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 इस तरह करके किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई।
और जैसे ही मुझे ये आवाज़ आना शुरू हुई तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि स्कूल की जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे से कोई चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। खैर, जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी जो नज़र थी वो स्टेयर्स पे मरकूज थी और मैं वेट कर रहा था कि अब कौन एकदम से मेरे सामने आता है। कुछ देर के बाद एकदम से स्टेयर्स के सामने मैंने देखा कि एक औरत आ चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेयर्स से नीचे आ रही है। जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि 70 या 80 साल की कोई औरत है और उसके हाथ में एक लाठी या स्टिक मौजूद है। वो इस स्टिक या लाठी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रही थी और जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे उसका जो चेहरा था वो मुकम्मल तौर पे नज़र आता चला जा रहा था। खैर, जब वो मुकम्मल तौर पे मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि जो औरत है इसका जो चेहरा है मुकम्मल तौर पे जला हुआ या झुलसा हुआ चेहरा है और इसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। वो मुकम्मल तौर पे कुबड़ों की तरह चल रही है और मुझे देख के आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा या उसकी मुस्कुराहट को देखा या उसके खौफनाक चेहरे को देखा, मैं चीखें मारता हुआ जैसे तैसे स्कूल के गेट तक पहुंचा और जितना जल्दी हो सकता था मैंने गेट से बाहर की तरफ जंप लगा दी। जैसे ही मैंने गेट से बाहर जंप लगाई तो मेरे सारे दोस्त वहां पे मौजूद थे। उनको भी मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भागो। खैर, जैसे तैसे हम लोग भागते हुए अपने एरिया की तरफ आए या अपने घर के करीब पहुंचे और वहां जाके मैंने अपने सारे दोस्तों को सारा का सारा किस्सा बताया और उसके बाद से हम लोगों ने तौबा कर ली कि कभी भी इस तरफ या इस स्कूल की तरफ ना जाएंगे, न इस तरह के किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तकरीबन 7 या 8 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद जाके जो मेरी तबीयत थी वो ठीक हुई। ये स्टोरी हमें सादिक साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक है वो नूरियाबाद से है। बाय प्रोफेशन ये एक ड्राइवर हैं और इनकी फैमिली में आप समझ लें कि इनके दादा, इनके फादर और ये खुद सालों से ट्रक चलाते आए हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ट्रक ड्राइविंग के अंदर ही मौजूद है। ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जब बच्चा 8 या 9 साल का हो जाता है तब से ही हमारे घर वाले उसको ट्रक चलाना सिखा देते हैं और जब वो लीगली इस काबिल होता है तो उसको ट्रक दे दिया जाता है और उसके बाद से वो अपने कमाने का, अपने खर्चा चलाने का खुद ही जिम्मेदार हुआ करता है। ये जो पहला किस्सा है ये इनके दादा तबरेज़ साहब के साथ पेश आया था और इनके जो दादा थे वो 1973-74 में भी ट्रक चलाया करते थे। उस दौर में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे और इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप किसी से भी ताल्लुक़ कायम करके बिज़नेस लिया करते थे या उसका माल एक शहर से दूसरे शहर में सप्लाई किया करते थे। तो वैसे ही इनके दादा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ थी, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ थी, ख़ास तौर पे कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ थी जो अक्सर इनके दादा के ज़रिए सामान को कराची से पेशावर या दीगर शहरों में भेजा करती थीं। खैर, इसी तरह इनके दादा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला या एक प्रोजेक्ट मिला और इनके दादा को बताया गया कि ये जो सामान है ये कराची से आपको नूरियाबाद तक लेके जाना है और नूरियाबाद में जब आप ये सामान उतार देंगे तो वहाँ से फिर एक और सामान है, उस सामान को आपको पेशावर तक पहुँचाना है। ये जो भी सामान था इन्होंने अपने ट्रक में लोड किया और ट्रक में लोड करने के बाद रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और ये बताते हैं कि उस दौर में जो हाईवे था वो मुकम्मल तौर पे पक्का नहीं बना हुआ था। कहीं पे जो रोड थे वो कच्चे थे और कहीं पे जो रोड थे वो पक्के थे। खैर, इनके दादा ने सामान वगैरह लोड किया और लोड करने के बाद क्योंकि नूरियाबाद तक जाना था तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, वो अकेले ही सामान को लेके रवाना हो गए। इनके दादा बताते हैं कि कराची से निकले हुए इनको तकरीबन आधा घंटा हुआ था और नूरियाबाद आने में उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 1 घंटा बाकी था। तो जैसे ही इनको आधा पौन घंटा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके बारिश शुरू हो गई
और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इन्होंने यही सोचा कि अगर बारिश बढ़ेगी तो मेरा जो ट्रक है उसको मैं साइड में लगा लूँगा या उसको पार्क कर दूंगा, और जब बारिश रुक जाएगी तो दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। खैर इत्तफाक से बारिश बढ़ने के बजाय और कम होती चली गई, और जैसे जैसे बारिश रुकने की तरफ गई तो इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि दूर सामने रोड की तरफ एक औरत है जो खड़ी हुई है और उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो किसी परेशानी में है या इनसे लिफ्ट मांगना चाहती है। खैर जैसे ही ट्रक की रोशनी में ये मज़ीद आगे बढ़े और उसका व्यू क्लियर हुआ तो इनके दादा बताते हैं कि जब मैंने उस औरत को गौर से देखा तो उसके जो पाँव थे वो ज़मीन पे टिके हुए नहीं थे, यानी कि ज़मीन से थोड़े ऊपर थे और हवा में लहरा रहे थे। उसके साथ साथ जो उसकी आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं, और उसकी आंखों को देखने के बाद इनके ऊपर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि इनके लिए ट्रक को चलाना या उसको बैलेंस करना मुश्किल लग रहा था। खैर पुराने लोग थे, मजबूत आसाब के मालिक थे, और इतनी जल्दी डरना या हिम्मत हारना इनके बस की बात नहीं थी। खैर जैसे ही इन्होंने उस औरत को देखा तो औरत को देख के ही इनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने जब इन बच्चों पे गौर करना शुरू किया तो वो बताते हैं जो बच्चे थे इनके जो मुंह थे वो एक्स्ट्रा लंबे थे, और इनके जो कान थे वो बहुत बड़े बड़े कान थे। आमतौर पे इंसान के बच्चे के इस तरह के कान नहीं हुआ करते। कुछ सेकंड्स तक इस औरत और उन बच्चों को देखने के बाद इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ इनके सामने मौजूद है वो यकीनन या तो कोई चुड़ैल है या ये जन्नात हैं जो इनके सामने मौजूद हैं। इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही ये डिसाइड कर चुके थे इनको जितना तेज़ हो सकता है ट्रक इनके सामने से गुजारना है, और ना सिर्फ गुजारना है बल्कि इनको मौका ही नहीं देना कि वो ट्रक के करीब आ सकें। अपने तौर पे इन्होंने बेहतर फैसला किया था, और इस दौरानिए में जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दी थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस औरत या उन बच्चों के सामने से गुजरा, हालांकि मैं तिलावत कर रहा था, एकदम से ऐसा लगने लगा कि चाहने के बावजूद भी मेरा ट्रक जो है वो तेज़ चलने को तैयार नहीं है, और देखते ही देखते उसकी स्पीड कम होना शुरू हुई है। न सिर्फ कम होना शुरू हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो ट्रक है वो रुक जाएगा। हालांकि मेरा जो ट्रक था ये कमर्शियल ट्रक था और मैं इसका भरपूर ख्याल रखा करता था, मैं इसको प्रॉपरली मेंटेन करवाया करता था। बहरहाल जैसे ही मुझे लगने लगा कि ट्रक रुकने वाला है और ये जो मामलात हैं मेरे हाथ से निकलने वाले हैं, मैंने और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। खैर जैसे जैसे ज़ोर ज़ोर से मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मामलात बेहतर हो रहे हैं, और ट्रक जो है उसकी स्पीड नॉर्मल से फिर बढ़ने की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। 15 से 20 मिनट तक मैं इसी आलम में था, और जैसे तैसे करके तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर आ चुका था, और मैं भी हैरान था कि मैंने इस कदर तेज़ या इतनी रफ्तार से सामान होने के बावजूद ट्रक को कैसे ड्राइव किया है। बहरहाल जब 15-20 मिनट गुजर गए और सामने एक पुलिस की चौकी नज़र आना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जान में जान आना शुरू हुई। खैर पुलिस की चौकी से पहले ही मैंने सोचा कि मैं रोकता हूँ, थोड़ा सांस लेता हूँ, पानी वगैरह पी लेता हूँ, क्योंकि आमतौर पे जन्नात से ज़्यादा पुलिस वाले तंग किया करते थे। इसीलिए मैं नीचे उतरा। नीचे उतर के मैंने सांस ली और पानी पीना शुरू किया। अभी मैं पानी पी ही रहा था कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जो मेरा ट्रक है उसकी जो छत है या वो जो डब्बा है जिसे आप कंटेनर के हैं जिसके अंदर माल लोड हुआ हुआ है, उसके ऊपर बाकायदा कोई कूद रहा है या कोई जंप मार रहा है। अब जैसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई तो एकदम से मेरे औसान ख़ता होना शुरू हुए और मुझे लगने लगा कि अब कुछ गलत होने वाला है। कुछ सेकंड्स तक मैं मुसलसल गौर करता रहा और बिलाखिर मैंने देखा कि वही दो बच्चे जो उस औरत के साथ या उस चुड़ैल के साथ वहाँ पे मौजूद थे, वो ट्रक की छत के ऊपर खड़े हुए और मुझे अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मैंने उन बच्चों को देखा, पानी की बोतल मैंने साइड में फेंकी
और वहाँ से मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। और मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक पुलिस की चौकी नहीं आ गई। जैसे ही पुलिस की चौकी आई तो मेरी जान में जान आई और मैंने पुलिस वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सुनने के बाद वो जो पुलिस वाले थे, उनकी मेहरबानी कि वो मेरे साथ वापस ट्रक में आए और ट्रक को आके मुकम्मल तौर पे चेक किया। और चेक करने के बाद उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि अब इस ट्रक में या इसके ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है। खैर इत्तफाक से उनके पास जो मोबाइल मौजूद थी या जो पुलिस की गाड़ी थी वो भी नूरियाबाद की तरफ जा रही थी। तो उनका जो एक इंस्पेक्टर था उसने कहा कि हम आपके साथ साथ चलते हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे मैं नूरियाबाद तक पहुंचा और नूरियाबाद पहुंचने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया। खैर जब मैं नूरियाबाद पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद मुझे बुखार हो चुका था और जो मेरी कमिटमेंट थी या वहाँ से जो सामान लेके मुझे मज़ीद आगे जाना था, मैं वहाँ से मज़ीद आगे नहीं जा सका और तकरीबन 2 से 3 दिन तक मैं नूरियाबाद के अंदर ही बुखार में मुब्तला रहा। ये बताते हैं कि जो वाक़या था ये तो इनके दादा हुजूर के साथ पेश आया था और ये जो दूसरी स्टोरी है ये इनके साथ खुद पेश आई थी। ये बताते हैं कि 2019 का एंड था या 20 का शुरू था और कोरोना आ चुका था। उस दौरानिए में ये जो है एक बहुत बड़े इदारे के लिए काम किया करते थे। काम से मुराद ये है कि इनका अपना ट्रक था जो इनके नाम पे था और वो जो इदारा था जो कि बहुत बड़ा इदारा था जो अभी मौजूद है, उनको जब भी अपनी शिपमेंट, अपना माल, अपना सामान दूसरे शहरों में भेजना होता था तो ये इनसे ही रब्ता करते थे क्योंकि इनका और उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था। जितना भी उनका माल जाना था या कहीं भी जाना था वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनकी थ्रू ही जाना था। अब कोरोना आ चुका था, मुल्क में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ था। नॉर्मल जो रोड है वहाँ पे भी ट्रैफिक ना होने के बराबर होती थी। लेकिन मैं जिस इदारे में काम करता था या जिस इदारे के लिए मैं काम कर रहा था उनके लिए अलाउड था कि वो अपने माल को, ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों को SOPs के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो मैं मुतमईन था कि मेरा जो काम है, कोरोना हो या लॉकडाउन हो, वो रुकने वाला नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि ड्यूरिंग कोरोना मुझे एक काम दिया गया और वो जो काम था वो इस तरह से था कि कुछ सामान लेके या कुछ माल लेके मुझे ट्रक में लोड करवाना था और ट्रक में लोड करवाने के बाद इस सामान को रानीपुर लेके जाना था। खैर सामान मैंने लोड किया और रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। मेरे पास परमिट मौजूद था और जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की उसके मुताबिक सारी चीज़ें मौजूद थीं। खैर जगह जगह पुलिस खड़ी हुई थी, जगह जगह चेकिंग हो रही थी और इतनी आसानी से किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। खैर जैसे ही मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया और उसके बाद जैसे ही मैं हाईवे के ऊपर आ गया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत शदीद सर्दी हो रही थी और मेरी आदत थी कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो मैं मुसलसल बैक टू बैक सिगरेट पिया करता था। मेरे साथ एक हेल्पर मौजूद था या आप समझ लें मेरा असिस्टेंट मौजूद था और हम लोग यही डिसाइड करते थे कि आधे रास्ते मैं गाड़ी चलाऊंगा, आधे रास्ते वो गाड़ी चलाएगा और जब मैं गाड़ी चला रहा होता था वो पीछे जाके सो जाता था और जब वो गाड़ी चला रहा होता था तो मैं जाके सो जाता था। हाँ अगर किसी स्टॉप पे रुकना है, कोई खाना वगैरह खाना है या वॉशरूम वगैरह जाना है तो हम लोग एक दूसरे को उठा दिया करते थे ताकि एक दूसरे के लिए सहूलत फराम कर सकें। खैर आधा घंटा हमें गुजर चुका था और चारों तरफ वीराना था, मुकम्मल तौर पे अंधेरा था। एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, उसकी वजह से भी लोग ना होने के बराबर थे। मेरे ट्रक की जो रोशनी थी वो दूर तक जा रही थी और मुझे यहाँ बैठे बैठे दूर तक का नज़ारा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। इसी तरह मैं दूर रोड तक गौर कर रहा था। इसी दौरानिए में मैंने देखा कि जहाँ पे मेरे ट्रक की लाइट जा रही है उसके बिल्कुल आखिर में वहाँ पे शायद कोई खड़ा हुआ है और इतनी रात में, इस सर्दी में, इस वीराने में भला यहाँ पे कौन हो सकता था। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो ऑब्जेक्ट था या जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था उसका जो इमेज था
वो क्लियर होता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे पता चलना शुरू हुआ कि वो जो भी खड़ा हुआ है वो एक औरत है और शायद उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बिलाखिर जब मेरा ट्रक मज़ीद आगे बढ़ा तो मैंने उसके लिबास पे, उसके चेहरे पे गौर किया और गौर करने से पता चला कि ये जो औरत है ये मुकम्मल तौर पे तैयार हुई हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दुल्हन बनी हुई है। खैर इतनी रात में 2 या 3 बजे के टाइम पे किसी औरत का यहाँ पे मिलना मेरे लिए हैरान कुन था। और ना सिर्फ वो औरत थी बल्कि वो दुल्हन के लिबास में एक दुल्हन की तरह थी। खैर जैसे ही मैं उसके मज़ीद करीब पहुंचा या उसके सामने पहुंचा तो मैंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ट्रक उसके करीब रोक दिया। जैसे ही मैंने ट्रक रोका तो वो मुझे देखने लगी और देख के मुस्कुराने लगी। अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में इस वीराने में क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो दुल्हन थी वो कहने लगी कि बाबूजी मुझे ज़रा आगे तक जाना है। आज हमारे गांव में एक शादी थी तो उस शादी में गई हुई थी और वहां से वापसी में देर हो चुकी है। अब जब उसने ये कहा तो एकदम से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैंने उससे पूछा कि अगर तुम अपने गांव में किसी शादी में गई थी तो क्या तुम अकेली गई थी। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी बाबूजी आप भी क्या सवाल करते हैं, अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी और अगर आपने नहीं छोड़ना तो कोई मसला नहीं है। जैसे ही उस औरत ने या उस लड़की ने इस तरह से कहा तो एकदम से मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम आके ऊपर बैठ जाओ और मैं सीधा जा रहा हूँ, जहाँ पे भी तुम्हें उतरना हो मुझे बता देना, मैं वहाँ पे ट्रक रोक दूंगा और तुम उतर जाना। खैर जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला तो वैसे ही वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो ऊपर चढ़ी और मेरे बराबर में पैसेंजर सीट पे आके बैठ गई। अब जैसे ही वो मेरे बराबर में आके बैठी तो उसके बैठते ही एक महसूर कुन खुशबू थी जो मुझे आ रही थी और एक अजीब सी दीवानगी थी जो मुझ पे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी तारी हो रही थी। हालांकि मेरा ताल्लुक एक दीनदार खानदान से था और मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था और मुझे यकीन था कि कोई भी मुझे इसी तरह या इस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एक अजीब सी खुमारी थी जो तारी हो चुकी थी और मैं मुसलसल चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसको देख रहा था। और जब जब मेरी नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पे पड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक अजीब सा सुकून है, जब जब मैं उसको देखता हूँ वो सुकून मुझे हासिल होता है। मैं ट्रक चला रहा था, मेरा जो फोकस था वो सामने की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुसलसल उसको देखने में ज़्यादा टाइम लगा रहा था। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा कि हॉर्न बजाए और ये जो हॉर्न था ये बहुत ज़ोर से बजा था और इस कदर ज़ोर से बजा था कि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई गाड़ी मेरे ट्रक के सामने आ चुकी है या मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अगले ही लम्हे मैंने जब सामने देखा तो वाकई में मेरे सामने एक गाड़ी मौजूद थी और अगले ही लम्हे मैंने जो भी ब्रेक्स थे उन पे पाँव रखा। जैसे ही मैंने ब्रेक्स पे पाँव रखा तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ट्रक भी रुक गया और वो जो गाड़ी सामने आ चुकी थी मैं उससे भी नहीं टकराया। खैर इस दौरानिए में मेरे सर पे बहुत ज़ोर से चोट लगी और मुसलसल मेरे सर से खून बहने लगा। अब जो मेरा कोलिग था वो भी पीछे से निकल के आगे आ गया और वो मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ था। अब मेरे चोट लगी हुई थी, मेरा मुसलसल खून बह रहा था और मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और मैंने उससे कहा कि पहले तुम मेरी मरहम पट्टी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। इसी दौरानिए में जब मैंने पैसेंजर सीट की तरफ देखा तो वहाँ पे ना वो लड़की मौजूद थी ना उसको कोई नामो निशान मौजूद था। मेरे असिस्टेंट ने मुझे फर्स्ट एड दी और 15-20 मिनट जाके जब मैं नॉर्मल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस लड़की को या जिस मखलूक को लिफ्ट दी थी वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो कोई छलावा थी या चुड़ैल थी या शेप शिफ्टर थी। आमतौर पे इस तरह के मामलात में या एक्सीडेंट में ऐसा ही हुआ करता है कि जो छलावे होते हैं या शेप शिफ्टर्स होते हैं या इस तरह की जो भी मखलूक़ात होती हैं वो ड्राइवर के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं
और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैं उस वक्त सही वक्त पे ब्रेक नहीं लगाता तो शायद मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं होता। गैस, आज की ये जो स्टोरी है ये मिस मरियम ने हमें भेजी है और 2017 में ये बताती है कि इनकी शादी अपनी फैमिली में ही अपने कज़न से हुई थी और ये लोग कराची में रहा करते थे। इनकी जो अपने कज़न से शादी हुई थी, ये शादी इनकी मदर की और इनकी सास की रजामंदी से हुई थी, क्योंकि वो दोनों बहनें थीं और वो दोनों चाहती थी कि इन लोगों के जो बच्चे हैं वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाए। इससे पहले कभी इनके जहन में ये ख्याल नहीं आया था कि कभी इनकी शादी अपने इस कज़न से भी हो सकती है। ये बताती है कि मैं शुरू से ही आज़ाद ख्याल थी और मैं एक NGO में काम किया करती थी। मेरा हस्बैंड भी एक जगह काम करता था, लेकिन उसके और मेरे ख्यालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। शादी तो हम लोगों ने कर ली थी और हम लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो चुके थे, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उस लेवल की नहीं थी जिस तरह के आम तौर पे मियाँ बीवी की हुआ करती है। शादी के दूसरे दिन से ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हम लोग अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं और हमारा एक साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और इनकी मदर भी और इनके हस्बैंड की मदर भी इन लोगों को समझाते रहे कि किसी भी तरह इस रिश्ते को कंटिन्यू करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का ख्याल करो। उसके बावजूद भी इनके जो हस्बैंड थे इनके मुताबिक इनका सही ख्याल नहीं रखते थे। इस दौरानिए में इनके यहाँ एक बेटे की विलादत भी हो गई और फिर कोरोना का पीरियड शुरू हुआ। जैसे ही कोरोना का पीरियड शुरू हुआ, उस दौरानिए में जब इनके शौहर भी घर पे थे, ये भी घर पे थी और ये लोग घर से काम कर रहे थे, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक दूसरे का ख्याल करना इनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा था। और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ कि जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना शुरू होने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही इन लोगों के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि आर्जी तौर पे हम लोग अलग अलग रह लेते हैं और जैसे ही हम लोग अपने आप को समझा पाएंगे या कन्विंस कर पाएंगे कि हमें साथ रहना है तो हम दोबारा से एक साथ रहना शुरू कर देंगे। उसके बाद से इन्होंने अपने हस्बैंड का या अपना ससुराल जो था उस घर को छोड़ दिया और इन्होंने फ़िलहाल अपने घर में, यानी जो इनकी मदर का घर था, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। अब जब भी ये घर में होती या इनकी मदर इनके सामने होती तो हर वक्त वो इनको समझाने की कोशिश करती और ये वो बातें थी जो इनको बुरी लगती। बिलाखिर कुछ अरसे तक बर्दाश्त करने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं अब सेपरेट घर ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कमाती भी हूँ, मैं किराया भी दे सकती हूँ और ये जो रोज़ रोज़ का लेक्चर है इससे भी मेरी जान छूट जाएगी। इन्होंने गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के सामने जो फ्लैट्स बने हुए उन फ्लैट्स में से एक फ्लैट को किराए पे ले लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने सामान लेना शुरू किया और ग्रेजुअली उस घर को सामान से भर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन इनको इस चीज़ में लगे और उसके बाद वो फाइनली रेडी थी कि इस घर के अंदर सेटल हो जाए या शिफ्ट हो जाए। ये बताते हैं कि जब मेरा पहला दिन था उस घर के अंदर या उस फ्लैट के अंदर या उस अपार्टमेंट के अंदर, तो हमारी जो पड़ोसी थी वो मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अकेली इस बच्चे के साथ यहाँ पे रहोगी? मैंने कहा हाँ, ऐसा ही है। मेरे जो शौहर हैं वो अलग मिजाज के हैं, मैं अलग मिजाज की हूँ, इसी वजह से मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद उन्होंने पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली और मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी जो इन्होंने नहीं की। जैसे ही इन फ्लैट्स के अंदर या इस अपार्टमेंट के अंदर मैं शिफ्ट हुई तो पहले ही दिन से मुझे अजीब वाइब्स आने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ गलत है जो यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ये बताती हैं कि एक रात 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मैं टीवी देख रही थी। मेरा जो बेटा था वो रूम के अंदर सो रहा था कि एकदम से मुझे स्ट्रेंज वॉइस आना शुरू हुई और ऐसा लगना शुरू हुआ कि शायद कोई किचन में मौजूद है या किचन में काम कर रहा है। आम तौर पे जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं
वहाँ पे अगर कोई बराबर वाले फ्लैट में भी काम कर रहा होता है तो आपको फीलिंग यही आती है जैसे हमारे फ्लैट में या हमारे किचन में कोई काम कर रहा है। शुरू में मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे मुसलसल आवाज़ के साथ साथ खाने की खुशबू आना शुरू हुई और मुझे लगने लगा कि बाकायदा ऐसा लग रहा है कि हमारे ही किचन में जहाँ पे मैं रहती हूँ कोई खाना बना रहा है, तो अल्टीमेटली मैं उठी और उठ के मैंने जाके देखना शुरू किया। जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंची तो सबसे पहली बात ये थी कि मैं लाइट ऑफ कर दिया करती थी, किचन की लाइट जल रही थी। इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई यहाँ पे आया था या मौजूद था। खैर, मैंने जब किचन के अंदर देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, खाने की स्मेल आ रही थी और लग रहा था जैसे अभी किसी ने फ्रेश खाना बनाया है। कुछ सेकंड्स तक मैं सोचती रही और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो खाने की खुशबू आ रही है ये बराबर वाले घर से आ रही है और ये जो लाइट थी शायद मैं उसको बंद करना भूल गई थी। खैर, मैं वापस टीवी लाउंज में आ गई और वहाँ आने के बाद मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया। अभी टीवी देखते देखते मुझे 4 या 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कोई चीज़ किचन के अंदर गिरी है। जैसे ही मैं उठी और उठ के मैंने जाके देखा तो मैंने देखा कि एक कांच का गिलास नीचे पड़ा हुआ है और उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं थी कि चीज़ें सही जगह पे ना रखूं। मुझे अच्छी तरह याद था ये जो कांच का गिलास था ये कैबिनेट के अंदर रखा हुआ था और ये भला बाहर निकल के कैसे गिर सकता है। दोबारा से मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि हो सकता है मैं कांच का गिलास वहाँ पे रख के भूल गई हूँ। खैर, मैंने उसको समेटा और समेटने के बाद डस्टबिन में डाला और वापस टीवी के सामने आके बैठ गई। अब मैं बैठी हुई टीवी के सामने थी, लेकिन जो मेरा फोकस था या जो मेरा जहन था वो मुसलसल किचन के ऊपर ही था। कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा और कुछ देर के बाद एकदम से किचन का दरवाज़ा बंद हुआ। जैसे ही किचन का दरवाज़ा बंद हुआ मैं कमरे से बाहर निकली और जब मैंने कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ देखा, मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए और बज़ाहिर देखने से अधेड़ उम्र लग रही है, यानी कि 50-55 साल के दरमियान उसकी उम्र है, वो किचन के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और उसके हाथ में कोई बाउल मौजूद है और उस बाउल के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ रखी हुई है। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब उसको देख के पहले तो मेरे औसान खता हो गए। मेरी समझ से बाहर था कि मेरे इस अपार्टमेंट के अंदर या मेरे घर के अंदर कोई भला कैसे आ सकता है, और आ भी गया है तो इतने इत्मीनान से आया है कि आने के बाद वो यहाँ पे खाना बना रहा है या किचन में काम कर रहा है। अभी मैं ये डिसाइड ही करने वाली थी कि कोई चोर है या कौन औरत है। देखते ही देखते वो जो औरत थी वो गैलरी की तरफ गई और गैलरी की तरफ जाके उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, ये कुछ जो हुआ ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ और मुझे सोचने समझने का मौका भी ना मिला। खैर, मैं जल्दी से एक्टिव हुई और एक्टिव होते ही मैंने फ़ौरन से नीचे सिक्योरिटी वाले को कॉल की। उनको बोला कि मेरे फ्लैट में कोई औरत घुस चुकी है, आप प्लीज़ ऊपर आएँ। खैर, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये जो सिक्योरिटी वाले थे, 2-3 लड़के, ये ऊपर आ गए। और जब ये लोग ऊपर आए तो मैंने इनको बताया कि यहाँ से एक औरत निकली है और बाहर गैलरी की तरफ गई है। सिक्योरिटी वाले ने जैसे तैसे करके इस दरवाजे को खोला और जब दरवाजे को खोला और गैलरी में जाके देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। अब जब इन्होंने गैलरी में मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया तो वो मुझे आके अजीब सी निगाहों से देखने लगे, जैसे कि वो मुझ पर तंज कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि आपको शायद वहम हो गया है, यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है। खैर, मैंने उनको बताया कि मैंने खुद एक औरत को देखा था जो गैलरी की तरफ गई थी, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि गैलरी जो हमारी थी उसके भी चारों तरफ जालियां मौजूद थी, यानी कि किसी भी तरह वो जो औरत थी वो गैलरी में जाने के बाद बाहर नहीं जा सकती थी। अगर उसको बाहर जाना था तो मेरे फ्लैट से उतर के स्टेयर्स को यूज़ करना था। मेरा उस घर के अंदर या उस अपार्टमेंट के अंदर इस मखलूक से या उस चुड़ैल से पहला इंटरेक्शन था। जैसे तैसे ये सिक्योरिटी गार्ड गए और उसके बाद जो मेरी पड़ोसन थी वो मेरे घर में एंटर हुई। मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ था। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था
एक औरत मैंने देखी थी जो किचन से निकली थी और गैलरी की तरफ गई थी। ये सुनने के बाद वो कहने लगी कि उस दिन जब मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आप अकेली अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहेंगी, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि ये जो फ्लैट है जहाँ पे आप रह रही हैं, यहाँ पे आपके आने से पहले भी जो फैमिली रहा करती थी उनके साथ भी इस तरह के वाकयात और किस्से पेश आते थे। अब ऑलरेडी मैं एडवांस दे चुकी थी, इसके अलावा मैंने किराया दिया हुआ था, मेरे बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगे हुए थे, तो इतनी आसानी से इस अपार्टमेंट को या इस फ्लैट को खाली करना मुमकिन नहीं था। पूरी रात पढ़ते पढ़ाते गुजरी और सुबह मैं अपनी अम्मी के घर गई और मैंने अपनी अम्मी को जाके सारा का सारा माजरा बताया। पहले तो मेरी मदर ने भी यकीन नहीं किया। वो कहने लगी, हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। बहरहाल मैंने उनको कहा कि अगर मैंने ख्वाब भी देखा है या मेरा वहम भी है तो ये जो पड़ोसन बोल रही थी वो तो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि यहाँ पे ऐसा होता रहता है। कुछ देर तक मेरी मदर ये सुनने के बाद सोचती रही और उन्होंने यही डिसाइड किया कि जो मेरा छोटा भाई है, जो मुझसे भी छोटा है, वो उसको मेरे घर भेज देंगी और वो मेरे साथ ही रहा करेगा। खैर ऐसा ही हुआ कि मैं अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ गई और मैंने अपने भाई को जो कोने वाला कमरा था जिसमें एक खिड़की मौजूद थी जो रोड की तरफ खुला करती थी वो दे दिया। मेरा भाई जब यहाँ पे आया तो उसको भी आते ही यहाँ पे स्ट्रेंज वाइब्स आ रही थी और उसने आते ही कह दिया था कि आप ही, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। खैर मैंने उसको कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, पाक साफ रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनने के बाद मेरे भाई को थोड़ा सा हौसला मिला और 1-2 दिन सलामती से गुजर गए। ठीक 3 या 4 दिन बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में मेरा भाई तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे सो चुका था और मैं भी अपने कमरे में आके अपने बेटे को सुला रही थी। 1 बजे के टाइम पे एकदम से मेरे भाई की चीखने की आवाज़ आई और वो इस कदर बुरी तरह चीखा कि मैं भी खौफ में मुब्तला हो गई। काफ़ी देर तक मैं खौफ के मारे अपने कमरे से नहीं निकली। बिलाखिर जब मेरे अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ तो मैं अपने बेटे को लेके कमरे से बाहर निकली और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, भाई के कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा कि जो मेरा भाई है वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब बहरहाल मैंने उसको जब बेहोश देखा तो मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना शुरू की, दम दुरूद करना शुरू किया। बिलाखिर 15 से 20 मिनट में वो होश में आया और इसी दौरानिए में मैं अपने फादर को भी कॉल कर चुकी थी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। खैर जब मेरे भाई के सेंसेस बहाल हुए और वो मुकम्मल तौर पे होश में आया तो वो कहने लगा कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे वापस अपने घर जाना है। और जब हमने उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम इतनी ज़ोर से चीखे, ना सिर्फ चीखे बल्कि तुम बेहोश हो गए। कुछ देर तक वो खामोश रहा और उसके बाद उसने बताया कि मैं गहरी नींद में था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मेरे बेड पे या मेरे बराबर में कोई आके बैठ गया है और ना सिर्फ बैठ गया है बल्कि मुसलसल अपना हाथ या अपनी उंगलियां मेरे सर पे, मेरे बालों में फेर रहा है। आमतौर पे जो मेरी अम्मी हैं वो ऐसा किया करती थी। खैर जब मेरे सर पे कोई हाथ फेरने लगा तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मेरी मदर आ चुकी हैं और एकदम से मैंने आँख खोली। जैसे ही मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर में एक औरत ब्लैक कलर के कपड़ों में बैठी हुई है। उसके बहुत ही लंबे लंबे बिखरे बिखरे बाल हैं और उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हैं। वो मुसलसल मेरे सर पे हाथ फेर रही है और एक अजीब सी हैबतनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है। खैर जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो एकदम से मैं पीछे हटा और जैसे ही मैं पीछे हटा तो वो जो औरत थी या वो जो भी चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी वो कहने लगी कि तुम यहाँ पे गलत सो गए हो, यहाँ पे मैं सोया करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, ये कहने के बाद वो एकदम मेरे करीब आने लगी और जैसे ही वो करीब आने लगी तो मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये वाक़या सुनने के बाद मैं, मेरे फादर, मेरी मदर ना सिर्फ परेशान थे बल्कि हमारी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन मखलूक है जो यहाँ पे रहा करती है। मेरे फादर ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बेटे को उठाया
और कहने लगे कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, और अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो छत पे जो कमरा बना हुआ है वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देना। ये बताती है कि उस वक्त तो मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और उनके साथ में घर आ गई। लेकिन 2-4 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर दोबारा से मेरा दिमाग घूमने लगा, और फिर मैंने यही सोचा कि किसी आमिल को या किसी झाड़ फूक करने वाले को अप्रोच करती हूँ और उसको ले आके वो अपार्टमेंट या फ्लैट दिखाती हूँ। काफ़ी रिसर्च और कोशिशों के बाद एक साहब का पता चला जो कि गुलशन इकबाल में ही बैठा करते थे। मैं उनके पास गई, उनको जाके सारा माजरा बताया, तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि मैं 1-2 दिन में आपके फ्लैट में या आपके अपार्टमेंट में विज़िट करता हूँ। 2 दिन बाद उन्होंने हमारे उस अपार्टमेंट में या उस किराए के अपार्टमेंट में विज़िट किया और पूरे घर का या पूरे अपार्टमेंट का जायज़ा लिया। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो कुछ पढ़ते रहे और जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं कल आपको इसके बारे में बता दूंगा। खैर, मैंने उस अपार्टमेंट को लॉक किया और वापस अपनी मदर के घर में आ गई, और अगले दिन उन साहब की कॉल का वेट करने लगी। तकरीबन असर के बाद उनकी कॉल आई, और जैसे ही उनकी कॉल आई वो कहने लगे कि मेरे हिसाब के मुताबिक या मेरे इल्म के मुताबिक आप जिस जगह पे रहती हैं, इस जगह पे कुछ अरसे पहले या काफ़ी अरसे पहले कोई ना कोई मौजूद था जो ब्लैक मैजिक किया करता था, और जब से उसका इंतकाल हुआ है तो इंतकाल होने के बाद से जो भी इस तरह की एंटिटीज़ हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी इस घर में मौजूद हैं और वो अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप उसको ठीक करें या उसका इलाज करवाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या इस तरह की मखलूक़ात हैं वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाया करती। आप इस घर को छोड़ दें, या तो अपने पेरेंट्स के घर में रहें या अपने शौहर के पास चली आएँ। और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है या जो मैंने हिसाब लगाया है, आपके शौहर के साथ भी जो इख्तलाफात हैं वो नॉर्मल नहीं है। आपकी फैमिली में ही कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जो आप लोगों को सेपरेट करना चाहता है। ये बताती है कि उनकी बात सुनने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि ये जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको तो मैं फ़ौरन से छोड़ देती हूँ। और रही बात मेरे और मेरे शौहर के ताल्लुकात की, तो उसको जो ख़राब करना चाहता है उसका इलाज करवाती हूँ। ऐसा ही हुआ कि वो जो पीर साहब थे या वो जो आमिल साहब थे, उन्होंने मेरा और मेरे शौहर का मुकम्मल तौर पे रूहानी इलाज शुरू किया। 1 महीने के अंदर अंदर सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे शौहर खुद मेरे घर पे आ गए, वो मुझे अपने साथ लेके चले गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चले गए। आज भी गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के सामने वो अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद है, और मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी उस अपार्टमेंट में ताला लगा हुआ है, क्योंकि पूरे के पूरे अपार्टमेंट में सारे के सारे लोगों को ये बात पता है कि जो भी इस अपार्टमेंट को लेगा तो वो यकीनन इस तरह की मखलूक़ात को फेस करेगा। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी हमें जाहिद खान साहब ने भेजी है। ये बताते हैं इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक है वो कराची शहर से है। ये बताते हैं कि 2011 और 12 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद से ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। अब जो मुझे जॉब मिल रही थी उनमें इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ट्रांसपोर्ट का काम करूं, या जो रेंट कार होती है उसका काम शुरू करूं। गए वक्तों में जो मेरे फादर थे वो भी ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे, वो भी एक टैक्सी को और उसके बाद रेंटा कार की एक गाड़ी को चलाया करते थे। शुरू से ही मैंने ड्राइविंग सीखी हुई थी और मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, और मैं चाहता था कि जो भी काम मैं करूं, आज़ाद काम करूं या अपनी मर्जी का काम करूं। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद बिल आखिर मेरे पेरेंट्स राज़ी हुए कि वो कुछ पैसे जमा करेंगे और मुझे एक गाड़ी दिला देंगे। फाइनली 2014 और 15 में मैंने एक गाड़ी ले ली, और जब मैंने गाड़ी ख़रीदी मैं इसको रेंटा कार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन उन्हीं दिनों आम तौर पे करीम का, उबर का या इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनका दौर शुरू हो चुका था, और हर शख्स चाहता था कि वो गाड़ी करीम में चलाए या उबर में चलाए।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। और सही बात भी यही है कि उन दिनों करीम और उबर में लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाया करते थे। लिहाजा मैंने जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाने के बाद गाड़ी को शाम के औकात में चलाना शुरू किया। मेरी प्रैक्टिस थी कि जब भी मैं गाड़ी चलाता तो मैं शाम को 5 या 6 बजे निकालता और रात के तकरीबन 2 या 3 बजे तक वापस अपने घर आ जाता। इस दौरानिए में मैं इतने पैसे कमा लेता था कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, और शायद अगर मैं नौकरी करता तब मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो मेरी समझ में आने लगे और बाकायदा मैं 1 साल तक करीम के अंदर और उबर के अंदर गाड़ी चलाता रहा। शुरू में मेरी कोशिश होती थी कि लॉन्ग रूट पे या कराची से बाहर, ख़ासतौर पे बहरिया टाउन की तरफ ना जाऊं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मुझे समझ में आने लगा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं बहरिया टाउन जाऊंगा तो दीगर राइड्स के मुकाबले में मुझे पैसे डबल मिला करेंगे, लिहाजा मैंने भी बहरिया टाउन की जो राइड्स थी वो लेना शुरू कर दी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, इस तरह मैं 3 दफ़ा चला गया, और जब मैं 3 दफ़ा चला गया तो मेरा तजुर्बा हो चुका था। अब जब भी मुझे बहरिया टाउन की राइड मिलती मैं खुशी से एक्सेप्ट करता, क्योंकि मुझे पता था कि इस राइड के अंदर मेरे जाने और आने के पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरी कोशिश थी 1-2 राइड्स और करूं और उसके बाद घर की तरफ चला जाऊं। खैर, इसी दौरानिए में मुझे एक राइड मिली जो कि बहरिया टाउन की राइड थी, और इस सवारी को मुझे गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से पिक करना था। खैर, इतना टाइम नहीं हुआ था और मुझे पता था कि 2 घंटे के अंदर आराम से बहरिया टाउन जाना और आना हो जाएगा, लिहाजा मैं खुशी से उस सवारी को पिक करने के लिए चला गया। मैं वहाँ पे पहुँचा, सवारी को पिक किया और सवारी को लेके बहरिया टाउन की तरफ निकल गया। तकरीबन 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर मैं बहरिया टाउन में पहुँच चुका था और मैंने उस सवारी को ड्रॉप कर दिया था। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मेरी कोशिश थी कि अल्लाह करे मुझे कोई सवारी कराची की तरफ की मिल जाए, तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ मेरा मुनाफा डबल हो जाएगा। 15 से 20 मिनट तक मैं बहरिया टाउन के गेट के बाहर खड़ा रहा और वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। इस दौरानिए में कोई सवारी नहीं आई और बिला आखिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कराची की तरफ दौड़ाना शुरू कर दी। अभी मुझे बहरिया टाउन से निकले हुए 10 से 12 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, उन लाइट्स के नीचे एक औरत खड़ी हुई है और उसने शायद ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और जितना मुझे दूर से नज़र आ रहा है उसका जो चेहरा है वो एक्स्ट्रा वाइट है, यानी वो बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसने एक स्कार्फ पहना हुआ है और इसके अलावा उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ मौजूद हैं। मुसलसल वो अपना हाथ हवा में लहरा रही थी, जैसे कि वो मुझे रुकने का इशारा कर रही हो या शायद वो मुझसे लिफ्ट मांग रही हो। अब रात के इस पहर में मेरे वालिद ने मुझे समझाया हुआ था कि कभी भी कोई लिफ्ट मांगे, ख़ास तौर पे अगर कोई लड़की या कोई औरत लिफ्ट मांगे तो कभी भी उसको लिफ्ट नहीं देना। मैं जवान था, कुंवारा था, मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं गाड़ी रोक दूं और इस लड़की को जहाँ पे भी जाना है ड्रॉप कर दूं, लेकिन बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मेरे फादर ने मना किया है तो यकीनन कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। खैर, मैं कुछ सेकंड्स तक उसके सामने से होता हुआ गुजरा और इस दौरानिए में मैंने भरपूर तरीके से उसका जायज़ा ले लिया था, और उसकी जो सूरत थी या उसकी जो शक्ल थी या उसके जो कपड़े थे वो सब मेरे जहन में बैठ चुके थे। खैर, तेज़ी से जब मेरी गाड़ी उसके सामने से गुजरी तो शायद उसको भी नागवार गुजरा, और वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं शायद उसको देख के गाड़ी नहीं रोकूंगा। मैं मज़ीद रोड की तरफ आ चुका था और तेज़ी से कराची की तरफ रवां दवां था, और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह 2:30 बजे तक या 3 बजे तक अपने घर पहुंच सकूं। अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए मज़ीद 15 या 20 मिनट गुजरे थे कि एकदम से जो मेरी गाड़ी थी उसने झटके लेना शुरू किए। मेरी जो गाड़ी थी ये एक नई गाड़ी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ये झटके मार सकती है।
क्योंकि मैं घर से निकलने से पहले इसका ऑयल और सारी चीज़ें चेक किया करता था और इस बात की यकीन दहानी किया करता था कि किसी भी तरह रास्ते में ना मेरी गाड़ी ख़राब हो ना इसमें कोई मसला हो। लेकिन ये आज क्या हुआ था मेरी समझ से बाहर था और मैं हैरान था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। कुछ देर तक गाड़ी ने झटके खाए और झटके खाने के बाद बिला आखिर एक पुराने होटल के सामने वो जाके बंद हो गई। कुछ अरसे पहले तक ये जो होटल था यहाँ पे लोग आया करते थे, ये होटल चला करता था। लेकिन अल्लाह जाने किन वजूहात की बिना पे इस होटल को एकदम से बंद कर दिया गया था। और ना सिर्फ बंद कर दिया गया था बल्कि यहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, सिर्फ इस पुराने होटल के सामने एक बल्ब जल रहा था और हाईवे से तेज़ रफ्तारी से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी। मुझे एक परेशानी थी कि मेरी गाड़ी को आखिर क्या हो चुका है, लिहाजा मैंने गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता करके होटल के करीब जहाँ पे रोशनी मौजूद थी वहाँ जाके खड़ा कर दिया और ना सिर्फ वहाँ जाके खड़ा किया, मुकम्मल तौर पे उसका मुआयना करने लगा। सबसे पहले मैंने बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद वहाँ पे पानी चेक किया और जो जो चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए थी वो सारी की सारी चेक की। लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि वहाँ पे कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके बैक साइड पे या नीचे की तरफ चेक करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई मसला हुआ हो। अभी मैं पीछे की तरफ जाने ही वाला था और जैसे ही मैंने बोनट बंद किया और मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि सामने यानी मेरी गाड़ी की बैक साइड पे वही लड़की वैसे ही तैयार हुई हुई, उतनी ही सजी हुई मेरे सामने खड़ी हुई है। ये वही लड़की थी जिसको कुछ मिनट पहले, कुछ देर पहले मैंने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था और उसको मैंने ना सिर्फ इग्नोर किया था बल्कि उसके सामने से गाड़ी को तेज भगाता हुआ गुजर गया था। अब उस लड़की को देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं हैरान था कि आखिर ये जो लड़की है वो यहाँ पे कैसे आ गई। मेरे जहन में 10 बुरी चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसी वैसी लड़की हो और किसी और से लिफ्ट लेने के बाद यहाँ पे पहुँच गई हो। खैर, मैं उसको दोबारा से इग्नोर करना चाह रहा था क्योंकि मैं वैसे ही परेशान था। रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था और मुझे अपने घर पहुँचने की जल्दी थी। अब जब मैंने उसको दोबारा से इग्नोर करना शुरू किया तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। अब जब उसने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू किया तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा और मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की रात में यहाँ पे क्या कर रही है और मैं एक अजनबी हूँ, मुझे देख के इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। अभी ये सारे सवालात मेरे जहन में चल ही रहे थे कि एकदम से वो आगे बढ़ी और उसने मेरी तरफ बढ़ के कहा कि तुम क्या खालिद साहब के बेटे हो। अब जब उसने मेरे वालिद साहब का नाम लिया तो मैं शॉक्ड हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर ये जो लड़की है जिसकी इतनी उम्र भी नहीं है, ये मेरे वालिद साहब को भला कैसे जानती है। अभी मैं सोच ही रहा था कि एकदम से उसने कहा कि परेशान नहीं हो, खालिद साहब को बताना कि मुझे रास्ते में सुमेरा मिली थी। मैं उनको सालों से जानती हूँ और वो भी मुझे सालों से जानते हैं। जब उसने इस तरह से कहा तो मैं उसको हैरानी के आलम में देखने लगा और सोचने लगा कि इसकी जो उम्र है मुश्किल से 20 या 25 के दरमियान है, जबकि जो मेरे फादर हैं वो तकरीबन 65 या 66 साल के हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनको सालों से जानती हो या मेरे फादर इसको सालों से जानते हो। बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में पैदा हो चुके थे और मैं बहुत कंफ्यूज खड़ा हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इससे बात करूं, गाड़ी स्टार्ट करूं या मैं क्या करूं। खैर, इसी दौरानिए में उसने मुझे कहा कि गाड़ी के अंदर जाके बैठो और दोबारा से कोशिश करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही उसने कहा तो ऐसा लगा जैसे उसने सच कहा है। मैं फ़ौरन से गाड़ी के अंदर जाके बैठा। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो एकदम से मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और मैं फ़ौरन से बाहर निकला और मैंने उससे पूछा कि बिला आखिर आप मेरे वालिद साहब को कैसे जानती हैं और आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप कहाँ पे जाना चाहती हैं। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी, इस सवाल का जवाब तो आपके वालिद बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हाँ, जहाँ तक जाने की बात है तो मैं टूल प्लाजा तक जाना चाहती हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे वहाँ पे उतार दो।
अब जब उसने मेरे वालिद का नाम ऑलरेडी ले लिया था तो एक अजीब सा ताल्लुक़ था जो मेरा उससे कायम हो चुका था, और मैं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसकी मदद करना चाहता था। खैर, मैंने उसको ऑफ़र किया कि जी आप आएँ, आके मेरे साथ बैठ जाएं, और जहाँ पे भी आप जाना चाहती हैं मैं आपको छोड़ता हुआ अपने घर चला जाऊँगा। वो जो लड़की थी वो आई, उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद बैक साइड पे बैठ गई। अब मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं गाड़ी को चला रहा था वैसे वैसे मैं उसको देख रहा था। वो मुख्तलिफ सवालात थे जो मुझसे कर रही थी। मैं भी उससे बहुत सारे सवालात करना चाहता था, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी मैं उससे पूछने से पहले ही खामोश हो जाता था। खैर, मैंने गाड़ी टूल प्लाजा की तरफ या कराची की तरफ चलाना शुरू की, और रास्ते में उसने मुझसे बहुत सारे सवालात किए। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मदर कैसी हैं, और तुम्हारी जो एक छोटी बहन थी उसका क्या हाल है। अब जो भी सवालात वो कर रही थी बिल्कुल एक्यूरेट कर रही थी। ना सिर्फ सवालात एक्यूरेट कर रही थी, बल्कि उसने मेरी मदर का, मेरी बहन का जो नाम बताया था वो भी बिल्कुल ठीक था। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर ये कौन कैरेक्टर है जिससे ना मैं ज़िंदगी में कभी मिला हूँ, ना मैं जिसको जानता हूँ, ना मैं जिसको पहचानता हूँ, ना ही मैंने उसको अपने घर में कभी देखा है। तो आखिर ये कैसे मेरे पूरी के पूरे फैमिली मेम्बर्स को जानती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो मुस्कुराहट है वो तंजिया मुस्कुराहट है। बिलाखिर मैंने उससे कुछ सवालात पूछे। मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरे फादर की उम्र में और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप उनको भला कैसे जानती हैं, और मेरी मदर के बारे में या मेरी बहन के बारे में जो मालूमात आपके पास हैं वो कैसे हैं। इन सवालात के जवाब में उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल मुस्कुराती रही। वो कहने लगी कि वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो मुसलसल इतनी मशकूक बातें कर रही थी, इतनी अजीब बातें कर रही थी कि मेरे जहन पे एक परेशानी सवार हो चुकी थी, और मैं चाहता था किसी भी तरह इस औरत से, इस लड़की से मेरी जान छूटे, जैसे तैसे टूल प्लाजा है और मैं उसको उतार दूं। खैर, अभी टूल प्लाजा आने में तकरीबन 15-17 मिनट बाकी थे, और मैं जितना तेज़ हो सकता था गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। मुसलसल मेरी नज़र बैक व्यू मिरर के ज़रिए उस पर पड़ रही थी, और अब मुझे लगने लगा था कि जिस लड़की या जिस औरत को मैंने गाड़ी में बिठाया था, या जो उस वक्त मेरे सामने मुझसे बातें कर रही थी, जो मेरे फादर का नाम ले रही थी, उस लड़की या उस औरत की शक्ल में और जो अभी मेरी गाड़ी में बैठी हुई है उसकी शक्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता चला जा रहा है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके जो चेहरे की तरोताज़गी थी वो कम से कम होती चली जा रही थी। ना सिर्फ तरोताज़गी कम हो रही थी, बल्कि अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो जवान के बजाय आहिस्ता आहिस्ता किसी एक बूढ़ी औरत में तब्दील होती चली जा रही है। अब जैसे जैसे मुझे यह एहसास हो रहा था, या मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो चेहरा है वो बदलना शुरू हो चुका है, वैसे वैसे मुझ पे खौफ तारी हो रहा था, और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे फील हो रहा था मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, या मुझ पे गुनूदगी तारी हो रही है। इसी दौरानिए में एकदम से टूल प्लाजा आने वाला था कि टूल प्लाजा से कुछ पहले ही उस औरत ने कहा कि आप यहाँ पे गाड़ी रोक दें और अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आखिरी दफ़ा जब मैंने बैक व्यू मिरर से उसके चेहरे पे नज़र डाली तो अब मैंने देखा कि कोई 80 या 85 साल की औरत है जिसके चेहरे पे बेतहाशा झाइयाँ मौजूद हैं, और जिसका जो रंग है वो गंदुमी हो चुका है। वो मेरे साथ पीछे गाड़ी में बैठी हुई है। हालांकि जब मैंने उसको गाड़ी में बिठाया था तो वो एक 20 या 25 साल की जवान औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और ना सिर्फ खूबसूरत औरत थी बल्कि बेतहाशा गोरी थी। खैर, जैसे ही उसने कहा कि यहाँ पे गाड़ी रोक दें, मैंने फ़ौरन से गाड़ी रोकी, क्योंकि मैं भी चाहता था मैं गाड़ी रोकूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहे हैं। खैर, जैसे ही वो गाड़ी से उतरी तो गाड़ी से उतरते के साथ ही उसने चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो गाड़ी से दूर जा रही थी मैं मुसलसल उसको देख रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था, और मैं देखना चाहता था ये अंधेरे की तरफ या वीराने की तरफ कहाँ जा रही है।
अभी मैं उसको देख ही रहा था कि देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो मेरी आंखों के सामने सामने गायब हो गई। अब जैसे ही वो मेरे सामने गायब हुई, एकदम से मेरे होश उड़ गए और मुझे यकीन होने लगा कि जो मेरे साथ औरत बैठी हुई थी या जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, जो मेरे वालिद साहब का नाम ले रही थी या मेरी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बातें कर रही थी, वो यकीनन कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। ये या तो कोई छलावा थी, कोई चुड़ैल थी या कोई इस तरह की मखलूक थी। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और 15 से 20 मिनट तक वहीं गाड़ी में बैठा रहा, मुसलसल तिलावत करता रहा। और जब कुछ देर बाद मेरी हालत नॉर्मल हुई तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। तकरीबन 45 मिनट के अंदर अंदर जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो मेरे मदर फादर दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पे मेरे फादर, मेरी मदर मेरे आने का वेट किया करते थे और मेरे आने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के सोया करते थे। उस रात तो मैंने अपने फादर से कोई बात नहीं की, लेकिन जब अगले दिन मैं उठा और मुझे सारा वाक़या याद आया तो मैंने अपने फादर से एक एक बात शेयर की। जब मैंने अपने फादर को ये पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी बताई और उस लड़की का नाम लिया, तो कहने लगे ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी, हाँ यकीनन मेरी इससे मुलाकात हो चुकी थी। और मैं भी जब टैक्सी चलाया करता था तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और ऐसे ही किसी सड़क पे मैंने इसको देखा था। ये लिफ्ट मांग रही थी और बज़ाहिर लग रहा था किसी परेशानी का शिकार है। खैर, मैं वहाँ पे रुका और वहाँ रुकने के बाद मैंने इससे पूछा कि क्या परेशानी है और आपको कहाँ पे जाना है। मैं उस सब की नमाज़ी परहेज़गार था और अल्लाह का शुक्र है मेरी ना नीयत ख़राब थी, ना मेरे जहन में कोई गलत बात थी। काफ़ी देर तक मैं इससे बातें करता रहा और ये मुझे घुमाने की कोशिश करती रही। बिलाखिर जब मुझे यकीन हो चला कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, तो जो भी मेरे जहन में आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मैंने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, वैसे ही जो लड़की थी एकदम से पीछे हटी और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने कहा, क्योंकि तुम एक दीनदार लड़के हो और एक अच्छे लड़के हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अगर तुम भी और लोगों की तरह गंदी नियत रखते या मेरे करीब आते तो हो सकता है तुम आज नहीं बचते। ये सब सुनने के बाद मेरे वालिद साहब मुसलसल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए अपने घर की तरफ आ गए और घर पहुंचने के बाद इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत से घर आ गए। वो बताते हैं कि अगर मेरी भी उस वक्त नीयत ख़राब होती या कुछ गलत बात मेरे जहन में होती तो हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं होता। ये सब सुनने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बाल बाल बचा लिया, क्योंकि आमतौर पे मर्द जब किसी औरत को, किसी लड़की को रोड पे अकेला देखते हैं तो उनके जहन में 10 बुरी चीज़ें जो आ जाया करती हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें